नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, उसके बाद चैनल को लाइक करें, बाद में इसको आपको शेयर भी करना है। याद रखें, हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 वो होगा 4 और 5 नवंबर को। और आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ में आपसे ये भी अनुरोध है कि आप क्राउड फंडिंग भी करें, दोनों के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ, हमारे जाँ फिशा खान के वंशज यानी अफगानी भृत्य सैनिक, अफगान मर्सिनरी के वंशज श्री नसीरुद्दीन खां जो हैं, श्री नसीरुद्दीन शाह जो हैं, उनकी बवासीर फिर से फूट पड़ी है। जी हाँ, वो उनकी बवासीर वैसे-वैसे फूटती रहती है। वैसे तो वो कहने को तो वो शाह हैं, बड़े सैयद हैं, इत्यादि-इत्यादि। लेकिन वो लगता है ऐसा उनकी हरकतों से और उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि वो कई बार गलत किस्म के नशे कर लेते हैं। तो अब लेटेस्ट क्या है बताता हूँ आपको कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया है कि उनको दी कश्मीर फाइल्स, दी केरला स्टोरी और साथ में गदर 2 को देखकर या उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर, उनकी सफलता को देखते हुए उन्हें बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जी, नसीरुद्दीन शाह को बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि भई अब इस्लाम पूरी तरह से खतरे में आ गया है या बॉलीवुड पूरी तरह से खतरे में आ गया है। दोनों में से क्या खतरे में है या उनकी खुद की औकात खतरे में है, हमें पता नहीं, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि आजकल नसीरुद्दीन शाह को फ़िल्में मिलना तो हो गई हैं बंद और उनकी जो टिपिकल स्टाइल है, उसका अब कोई टेकर नहीं है। उन्होंने, आपको ध्यान है कि जो पिछले किरदार निभाए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे जो किरदार हैं, वो उनको अब हॉन्ट करने लगे हैं, भूत बनकर उनका पीछा कर रहे हैं। जैसे कि सरफरोश, याद है ना वो सरफरोश मूवी जिसमें ये वतन के गद्दार बनते हैं? तो भाई वतन के गद्दार यदि बन रहे हैं तो भाई तो ठीक है, बनते रहिए। लेकिन दिक्कत क्या है इनको? कश्मीर फाइल से, ये केरला स्टोरी से और गदर 2 से, इससे इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है कि ये है भारत में राष्ट्रवाद के कोई भी अंकुर पनपते हुए देखना नहीं चाहते हैं। कश्मीर फाइल्स जो है एक सच्ची कथा कहानी है। सबको पता है कि कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ है और एक बहुत ही छोटी-सी माइनॉरिटी जो वहाँ 3% से भी कम हुआ करती थी, उसको बलपूर्वक वहाँ से निकाला गया है और उनकी जो संस्कृति थी, उसका नाश करने का पूरा षड्यंत्र हुआ है। और यद्यपि उसका आरोप पाकिस्तानियों पर तो लगता है, पाकिस्तानियों ने निश्चित रूप से उसमें अपना एक पात्र अदा किया है, लेकिन जो वहाँ की, जो स्वयं की, जो कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, उनका उसमें किसी भी प्रकार से पात्र कम नहीं है। 7 बार वहाँ निष्कासन हुआ है कश्मीरी पंडितों का। और वो किस कारण से हुआ है, ये जोन राज ने 16वीं शताब्दी में कह दिया था। और जो वहाँ एक बुत शिकन जो आप जानते हैं, सिकंदर बुत शिकन जिसको कहा जाता था, जो कि 15वीं शताब्दी का वहाँ का शासक था, उसका जो एक कन्वर्टेड मंत्री था, जो पहले सुहदेव के नाम से जाना चाहता था, तो उसके बारे में ये लिखा है जोन राज ने अपनी राज तरंगिणी में कि तुरुष्क दर्शने भक्त्या, तुरुष्क दर्शने भक्त्या न त सह न तु द्वेषे सद्विजान, यानी पंडितों से द्वेष के कारण नहीं, उसने तुरुष्क दर्शन के कारण वो अत्याचार किए। और इसी तुरुष्क दर्शन का मतलब सीधे-सीधे इस्लाम है। ये जोन राज ने कहा है, मैं केवल उसको उद्धृत कर रहा हूँ भाई लोगों। और वो इसलिए भी सही सिद्ध होता है क्योंकि वही दर्शन जो था,
वो हमने देखा जो 7वां निष्कासन हुआ है उनका, उसमें भी। फिर केरला स्टोरी के बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं। भाई केरला स्टोरी से क्या समस्या है नसीरुद्दीन शाह को? क्या केरला स्टोरी की जो कहानी है वो सत्य नहीं है? क्या केरला संभवतः अकेला ऐसा प्रदेश है? कुछ हमने सुना कि हाँ, इक्के-दुक्के कोई कोई मुंबई से भी गए थे, मुंबई के पास से जो कुछ युवा थे। लेकिन जो 76 युवाओं का वहाँ से पलायन जो हुआ है आईसिस के मुजाहिदीन के रूप में, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। और केरला स्टोरी में भी जिनकी कथा लिखी गई है, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और जो सत्य हुआ है, वो उस सत्य को नसीरुद्दीन शाह क्यों झुठलाना, क्यों नकारना चाहते हैं? क्या केवल इस कारण से कि भई उनके वंशजों की बुराई वो नहीं सह सकते, स्वयं के वंशजों की बुराई नहीं सह सकते? हाँ, लेकिन रत्ना शाह से शादी करके अपने बच्चों को तो मुसलमान बना ही सकते हैं। ये कार्य वो कर सकते हैं, अपने को कहेंगे सेक्युलर, लेकिन काम सारे वो करेंगे जिससे कि उम्मत का इज़ाफ़ा हो। फिर गदर 2 से क्या प्रॉब्लम है भई? गदर 2 तो एक बड़ी सीधी-सादी कहानी है ना। पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई क्या? पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमले नहीं किए क्या? पाकिस्तान ने अपने उद्देश्यों में भारत का सर्वनाश नहीं लिखा क्या? पाकिस्तान ने अपने घोषित उद्देश्यों में कश्मीर पर कब्जा करने का विचार नहीं प्रतिपादित किया क्या? क्या कश्मीर में मुल्ला मौलाना रोज ग़ज़वाए हिंद की बात नहीं करते हैं क्या? क्या 1971 में पाकिस्तान में क्रश इंडिया मूवमेंट नहीं हुआ था क्या? यहाँ की परेशानी दूसरी है। ये परेशानी परेशानी इस बात की है कि भई पाकिस्तान को हारता हुआ कैसे दिखाया जा रहा है? कि भई पहले गदर 1 में दिखाया गया कि हमारे तारा सिंह जी जो हैं वो उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर लिया। यद्यपि ये दिखाया गया है कि भई तारा सिंह जी जो हैं वो उस मुस्लिम लड़की के साथ ब्याह उन्होंने अवश्य किया है, वो सर में मांग में सिंदूर भी भरती है। लेकिन साथ में वो नमाज़ पढ़ती है, ऐसा दिखा रहे हैं। तो भई बड़ा तारा सिंह जो है उसको एक तरह से दिखाया गया कि भई वो उदारवादी चरित्र का व्यक्ति है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह को समस्या इस बात से नहीं है, समस्या इस बात से है कि नसीरुद्दीन शाह ने रत्ना पाठक से जब विवाह किया तो जो उसके बच्चे थे, उनके नाम तो मुसलमान रखे गए, वो भी मुसलमान हुए। अब नसीरुद्दीन शाह को ये सहन नहीं हो रहा है कि फ़िल्म में ये दिखाया जा रहा है कि तारा सिंह का बच्चा जो है, वो जीतते है। वही यहीं पर बात आ जाती है कि हम जानते हैं कि बड़ी किताब में यानी कि 2.221 पढ़ लें, 2.221 में लिखा हुआ है कि भई किसी भी चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, लेकिन उससे जो भी विवाह करेगा उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा। अब ये उसमें लिखा है, तो नसीरुद्दीन शाह ऊपर से चाहे कुछ भी नाटक करते हों, लेकिन वास्तव में तो लगता है कि नसीरुद्दीन शाह को इस पर बड़ी आपत्ति हो गई कि ये फ़िल्म में कैसे दिखा दिया गया। जो भी दिखाया गया है वो बड़ी किताब का अपमान है, बड़ी किताब का वायलेशन है। तो ये नसीरुद्दीन शाह को ठीक नहीं लगा। उनको याद आ गई कि आखिरकार मैं जाँ फ़िशा खां का वंशज हूँ। मेरे रक्त में वही जिहादी खून है। उनके शरीर में वही जिहादी खून है, ऐसा लगता है। इसीलिए बार-बार उनको जो है वो मरोड़े आते हैं और बार-बार उन मरोड़ों के वश में वो कहते हैं, "हे! ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हम तो नहीं होने देंगे।" इसलिए बहुत खतरा है कि इस तरह की बातें जो पहले दबे-छुपे भी नहीं होती थीं, वो अब फ़िल्मों पर होने लगी हैं। सोशल मीडिया को तो क्या ही कहें, सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या-क्या चल रहा है और खुलेआम वहाँ पर बड़ी किताब, छोटी किताब डिस्कस होती है। सोशल मीडिया पर तो एमबीएस भी आकर कह देता है कि भई हम हदीसों को बैन करेंगे, इत्यादि, इत्यादि। अरे भाई क्या होगा? जाँ फ़िशा खां के वंशजों का क्या होगा?
जाफिजा खां की जो लाइन है, अफ़गान, बड़े अफ़गान, दुर्रानियों के वंशज, उनको ये सब देखना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें बहुत खतरा महसूस हो रहा है। और भाई नसीरुद्दीन शाह आपको फिर से याद दिला दें, खतरा महसूस होने के लिए बड़ी किताब में 2 तरीके बताए गए हैं, और दोनों तरीके ये कहते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क हो, वहाँ से किसी भी ईमान वाले को, सच्चे ईमान वाले को हिजरत कर जाना चाहिए। वो आप देख लें 4.97, जिसमें ये कहा गया है कि हिजरत नहीं करोगे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, सज़ा मिलेगी। और 16.41, जिसमें कहा है कि अगर हिजरत करोगे तो बहुत बड़ा सवाब होगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। तो इसलिए नसीरुद्दीन शाह साहब खतरा न महसूस करें, बल्कि जो कुछ किताब में कहा गया है वो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।